यस पीपल हरिओल दिस साइड सतीश देवीलाल जी बायती। सो गाइज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर 2 रिवाइज करने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर एक बार आप इसको अपने लेवल पे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा सारी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमें बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर सर प्रमोटर का मतलब क्या होता है। 3 बातें याद रखो। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम एक तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में दिया होगा, राइट। या फिर अगर हम लोग बात करें जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द कैपेसिटी ऑफ द शेयर होल्डर और अदरवाइज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शन पे या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कस्टम टू एक्ट। इसका मतलब क्या है कि उसी ने जो एडवाइस दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे ही वैसे काम करेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि स्टीव जॉब ऑल दो एप्पल से निकाले गए थे, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही क्या होता था, अभी भी एप्पल काम कर रहा था जब उन्होंने नेक्स्ट कंपनी बनाई थी। तो क्या ना रहते चाहे ना चाहे भी वो प्रमोटर की कैपेसिटी में आ जाते हैं? आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पर एक नोट करना, अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको इंस्ट्रक्शन एडवाइस डायरेक्शन दे रहा है, मियर प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ठीक है, तो और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कस्टम टू एक्ट, फिर भी उसको प्रमोटर नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको प्रमोटर का डेफिनेशन याद आया होगा, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न में जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है किसी भी मायने में, या जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जो पर्पज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। सेकंड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। पब्लिक कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, यूनिट 7 एंड मोर पर्सन। प्राइवेट कंपनी यूनिट 2 एंड मोर पर्सन। और अगर आपको ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है तो यूनिट 1 पर्सन। क्वेश्चन आता है इस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देखो, एक तो ये सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बन जाएंगे, और सेकंड इनकॉर्पोरेशन की सारी प्रोसीजर को कंप्लाई करेंगे। एंड गाइस यू हैव ऑप्शन कि आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना है, लिमिटेड बाय गारंटी बनाना है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी बनाना है। इफ़ यू डिसाइडेड टू गो विद द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, तो आपके पास फर्दर ऑप्शन है कि आप हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर अनलिमिटेड कंपनी में हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 3 पहले कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं प्रोविजो। प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो बोलता है कि अगर आप 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपके मेमोरेंडम के अंदर एक पर्सन का नाम होना चाहिए अदर देन, कौन? अदर देन आपका मेंबर, ठीक है, जो सोलो मेंबर होता है ना, उसके अलावा। उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनी। सर नॉमिनी को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, यू नीड अ प्रायर कंसेंट। और नॉमिनी का काम क्या है कि अगर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है या जो आपका मेंबर है उसका डेथ हो जाता है या इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? ही बिकम अ मेंबर। समझ में आया? अब जो नॉमिनी है, क्या वो अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है? तो यस, नॉमिनी अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? क्या मेंबर चाहे तो क्या नॉमिनी को चेंज कर सकता है? हाँ, मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके नॉमिनी को चेंज कर सकता है। और उसके बाद में आ रहा है क्या जो भी नॉमिनी में चेंजेस हो रहे हैं, ये बात आपको आगे किसको बतानी पड़ेगी? ये बात आपको कंपनी को बतानी पड़ेगी, और कंपनी, आपका ये ड्यूटी है कि ये बात आप आगे किसको बताओ? रजिस्ट्रार को बताओ, ठीक है। चलो, सिंपल सी बात है। तो नॉमिनी में चेंज किस तरीके से आ सकता है? एक तो नॉमिनी अपनी कंसेंट को कर ले विड्रॉ, या फिर मेंबर कर देता है चेंज, किसको? नॉमिनी को। या फिर नॉमिनी बन जाता है क्या? मेंबर। इन 3 तरीके से क्या हो सकता है, आपके नॉमिनी में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जब भी नॉमिनी में चेंजेस आ रहे हैं तो नॉमिनेशन क्लॉज चेंज होगा। क्या इसको हम लोग अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बोले? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बड़ा सिंपल सा बात करता है कि पब्लिक कंपनी आपके नंबर ऑफ मेंबर बिलो 7 चल जाए, या प्राइवेट कंपनी आपके नंबर ऑफ मेंबर बिलो 2 चल जाए, दिस इज मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर का। और आपकी कंपनी कैरी ऑन कर रही है बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, बराबर। तो हर वो मेंबर जो अवेयर है इस फैक्ट के बारे में, हर वो व्यक्ति हु आर कॉग्निजेंट अबाउट दिस फैक्ट कि नंबर ऑफ मेंबर कम हो चुके हैं, फिर भी बिजनेस आप 6 महीने के आगे कैरी ऑन कर रहे हो, तो जो भी लाइबिलिटी बनी है कंपनी की आफ्टर 6 मंथ, जो भी कंपनी ने ट्रांजेक्शन एंटर किए हैं किसके साथ में सर? आउटसाइडर के साथ में, वो मेंबर पर्सनली लायबल रह जाएंगे। जो रिमेनिंग मेंबर है हु आर कॉग्निजेंट अबाउट द फैक्ट आर गोइंग टू बी पर्सनली लायबल।
कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करता है? तो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको नेम रिजर्वेशन करना है, ठीक है। फिर आपका नेम फाइनल होने के बाद में आपने एमओए एओए बनाना है, और उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है स्पाइस प्लस, वो आपने फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में आपने अपने डायरेक्टर अपॉइंट किए, उनके कंसेंट लेना है, DIR2 फॉर्म होता है, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। इसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्या करोगे, सिग्नेचर विग्नेचर पेस्ट करोगे, मतलब एफिक्स करोगे डिजिटल सिग्नेचर, और उसको अपलोड करोगे एमसी की साइट पे, और फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है सर? बड़ा सिंपल सा है। सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। उसके अंदर सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि हमें आरओसी को क्या देना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। फिर जैसे आपने डॉक्यूमेंट दिए, आरओसी आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसेक्शन 2 बोलता है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला, उसके अंदर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो हर एक कंपनी के लिए यूनिक होता है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि आपने एप्लीकेशन दिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके अंदर सिम नंबर है, कंपनी का तो जन्म हो गया ना, कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट जो तेरे इनकॉर्पोरेशन के लिए हम लोगों ने आरओसी को फाइल किए थे, वो तुझे प्रिजर्व करना है, कब तक? टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मानो आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके, या फिर सपरेशन ऑफ फैक्ट किया, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को छुपाया और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, बराबर, तो क्या होगा? तो पहली बात, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सपरेशन ऑफ फैक्ट किया है और नाम आपका रिजर्व हो चुका है, आरओसी देखेगा कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है क्या। अगर आपका कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बराबर, तो हर वो व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन दिया था, जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया था फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो सेक्शन 447 में लायबल होगा अंडर द केस ऑफ फ्रॉड। लेकिन मानो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे वाले केसेस में आपका जो प्रमोटर है, आपका जो सब्सक्राइबर, आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर, जिस व्यक्ति ने डिक्लेरेशन दिया था कि हमने कंपनी एक्ट को कंप्लायंस किया, सारे के सारे लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 447। इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। यहाँ पे तो देखो, हमने उन व्यक्तियों को पनिश किया जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर पास हो सकता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो हम लोग बोलेंगे कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करो, मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करो, मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, या कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करो, वाइंड अप करो, या एनी अदर ऑर्डर, जो भी सही लगता है वो वाला पास कर देंगे। सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना जरूरी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, और जो भी आप बातें बोलोगे उसको एनसीएलटी सुन के लेगा। सिंपल सी बात है। यस। अब व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट जो आपको फाइल करने हैं? सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइन हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको अपने जो सब्सक्राइबर एड्रेस, बराबर, जब तक रजिस्टर ऑफिस फाइनल नहीं होता है, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, बराबर, इनके सारे डिटेल, नेम, नेशनैलिटी क्या है, इनका बराबर एड्रेस क्या है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और अगर आपके केस में कंपनी कोई सब्सक्राइबर होगी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसका सिन नंबर। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग हिज डीन, बराबर, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और उनके नेम, एड्रेस, नेशनलिटी। और अगर आपका डायरेक्टर कहीं और इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्ट एनी अदर एंटिटी, बराबर, कंपनी में LLP, वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देने पड़ते हैं 2 डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन प्रोफेशनल व्यक्ति टुगेदर विद द डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी देगा, बराबर, क्या कि हमने कंपनी लॉ का पूरा कंप्लायंस किया विद रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। और दूसरा डिक्लेरेशन फर्स्ट डायरेक्टर क्लब और सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम देगा, क्या कि हम कभी कंपनीज एक्ट के फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से लेके गलत पाए नहीं गए हैं। सेकंड चीज़ ये बोलेगा कि हम लोग लास्ट 5 साल में फ्रॉड के केस में गिल्टी नहीं पाए गए, और जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सारी ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 जगह से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक तो आएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करना है, या फिर आएगा कि एनसीएलटी क्या ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास कर सकता है। होप सो यू रिमेंबर द एंटायर सेक्शन। सबसे पहले देखो, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं आरओसी को। सबसेक्शन 2 बोलता है कि वो आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसेक्शन 3 बोलता है कि उसके अंदर सीन होगा। सबसेक्शन 4 बोलता है कंपनी बन गई, प्रिजर्व कर इन सारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 बोलता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने देके कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है। सबसेक्शन 6 बोलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और सबसेक्शन 7 बोलता है एनसीएलटी क्या ऑर्डर देगा, और इसके नीचे दिखा है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना पड़ेगा, बराबर, और सारे फैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपका सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे 1% कंपनी। 1% कंपनी क्वाइट इजी टॉपिक है ना। सबसे पहले क्या बोला है, 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। सर 1% कंपनी जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति क्या होता है, मेंबर होता है। डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और एक होता है नॉमिनी। सर नॉमिनी क्या हो जाएगा, जैसे सब्सक्राइबर का डेथ हो गया, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉमिनी क्या बन जाएगा, बिकम मेंबर। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जब भी आप लोग चाहो तो नॉमिनी की आपको क्या करना, अपॉइंट कर रहे हो तो प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, और ये बात आपको किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। बराबर, नॉमिनी अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद में ओपीसी में एट क्या बोल सकते हैं, एट एनी टाइम चेंज। अच्छा, आप भी चाहो तो नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, ये भी बात मैंने बता दिया है, और इसको हम लोग अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन आता है कि सर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के अंदर नॉमिनी या मेंबर बन सकता है। तो पहली बात तो आप क्या होना चाहिए, आप सिटीजन नेशनल पर्सन होने चाहिए। सेकंड चीज, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा बात होता आता है कि आप चाहे रेसिडेंट रहो चाहे आप रेसिडेंट ना रहो, फर्क नहीं पड़ता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप रेसिडेंट रहो या ना रहो, बराबर, वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉट, रियली डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या माइनर मेंबर बन सकता है ओपीसी का, आंसर इज नो। ठीक है। उसके बाद में, क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा ओपीसी में मेंबर हो सकता है, नहीं। एक से ज़्यादा ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, मेंबर ऑफ वन ओपीसी दूसरे ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, और गलती से अगर वो क्या हो जाता है, दोनों ओपीसी में मेंबर बन जाता है, तो मैक्सिमम 180 डेज का आपके पास समय रहेगा सिचुएशन को सेटल आउट करने का। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपीसी। ओपीसी तो एक काम नहीं कर सकते, तो सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, या तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। सेकंड चीज, आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन उस प्रॉफिट को रीअप्लाई करना है फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा बात, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये तीनों कंडीशन आपने फुलफिल की है, और वो आपके ऊपर लाइसेंस देते हुए सच कुछ एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या फायदा है सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यू जस्ट लाइक अ कंपनी लिमिटेड, बड़ा लिमिटेड कंपनी। अच्छा सुनना, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं होती है। फर्म कभी भी किसी कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। अगर आपको अपने मेमोरेंडम को अल्टर करना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आपको किसी और कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन। रिवोकेशन, आपका लाइसेंस कब रिवोक हो सकता है, एक तो आपने सेक्शन 8 की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, मतलब सेक्शन 8 की कंडीशन, दिस सेक्शन, बराबर, सेक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, या फिर जिस कंडीशन के ऊपर आपको लाइसेंस दिया गया था, बराबर, आपने उस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं किया, या फिर आपके कंपनी का जो कंडक्ट है, बराबर, अफेयर्स है, वो कुछ इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है जो फ्रॉडुलेंट नेचर का लग रहा है, या फिर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में लग रहा है, या फिर वो लोग पब्लिक के इंटरेस्ट के, 5 बातें मैंने बोली। आप सेक्शन 8 को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आपके कंपनी के जो अफेयर्स है, बराबर, वो कुछ इस तरीके से हो कंडक्ट हो रहे हैं कि जो अगेंस्ट है कंपनी के ऑब्जेक्ट के, बोलो, पब्लिक पॉलिसी के, बोलो, या फिर वो फ्रॉडुलेंट नेचर के लग रहे हैं, तो ऐसे वाले केस में आपका लाइसेंस क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो रहा है, तो सीधी सी बात हम लोग करते हैं कि लाइसेंस रिवोक होने के बाद में आपके अगेंस्ट में क्या ऑर्डर पास हो सकता है। एक तो आपको बोलेंगे कन्वर्ट हो जाओ पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, या फिर अपनी कंपनी को क्या कर लो, वाइंड अप कर लो। अगर कुछ सरप्लस बच चुका है, तो एक तो वो अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में डाल दो, या तीसरा आपकी कंपनी को अमेलगमेट कर लो विद अनदर कंपनी हैविंग अ सिमिलर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपको दिए पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। सर इफेक्ट ऑफ, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बराबर, आपकी कंपनी क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट। आपके सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या बन जाते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी। अब आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुकी है, आपकी कंपनी किसी के ऊपर शू कर सकती है, कोई आपके कंपनी पे शू कर सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खुद के नाम में एक्वायर कर सकती है, मतलब सारे फीचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एमओए इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बराबर, इसके अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं, क्या,
जैसे इसके अंदर होता है तुम्हारा नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो उसके अंदर आ जाता है आपका नॉमिनेशन क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेम क्लॉज में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके नाम के अंदर एक तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कंपनी, बट ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी और किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। इसके अलावा रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर सिर्फ स्टेट आएगा, स्टेट के बारे में, बराबर, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे पूरा रजिस्टर ऑफिस नहीं आता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका मेन ऑब्जेक्ट आएगा और उससे कनेक्टेड सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, मैटर नेसेसरी फॉर द फर्दरनेस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल में तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लायबिलिटी अनपेड वैल्यू तक होती है। अनलिमिटेड गारंटी के अंदर आपकी अमाउंट क्या बोल सकते, लायबिलिटी जितना अमाउंट आपने गारंटी बोलकर मेमोरेंडम में लिख के दिया है, बराबर, अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, उतनी आपकी क्या हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि गारंटी कंपनी में आपकी लायबिलिटी कब अराइज होती है, ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसके पहले आपकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। हाँ, वाइंडिंग अप के समय में जो लोग आपकी कंपनी के मेंबर हैं उनकी तो लायबिलिटी है, लेकिन वाइंडिंग अप के 1 साल के पहले तक जो लोग मेंबरशिप छोड़ के गए हैं वो सारे लोग भी लायबल रहेंगे, बराबर। फॉर द डेप्ट, मानो ये व्यक्ति यहाँ पे मेंबरशिप छोड़ के गया है तो उसके पहले जो डेप्ट है ना उसके लिए ये व्यक्ति लायबल रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपको 3 बातें बतानी है कि आपका टोटल कैपिटल कितना है, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और इनका फेस वैल्यू क्या है, मतलब नॉमिनल वैल्यू क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। और बात करें नेम क्लॉज के बारे में, चलो अब वन बाय वन करते हैं। आपका नेम कैसा नहीं होना चाहिए, योर नेम शुड नॉट बी ऑफ आइडेंटिकल, बराबर, किसी और कंपनी के साथ में, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, स्कीम का प्राइवेट लिमिटेड काइंड ऑफ, ठीक है, और अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम, ये तो है प्रोहिबिशन कि भाई साहब ऐसे होने ही नहीं चाहिए, इसके अलावा आपके नाम में कोई ऐसे एक वर्ड नहीं होने चाहिए जो बताते हैं कि आपका कनेक्शन या पेट्रोनेज है किसके साथ में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, या फिर कुछ लिस्ट दी है कि ये नाम अगर आपको रखने हैं आपके नाम के अंदर तो यू नीड अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कोई ऐसे स्कीम का भी नाम नहीं रख सकते हो जिसका कनेक्शन जो मतलब स्कीम का नाम भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, लाइक जन जन धन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जनधन योजना, या फिर बेटी बचाओ फाउंडेशन, यू कैन नॉट यूज सच नेम जब तक आपको प्रायर परमिशन नहीं मिल जाए किसकी, गवर्नमेंट की। और अगर कोई सेक्टरल रेगुल आपके नाम के अंदर इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक मार्केट, वेंचर कैपिटल ऐसे नाम हो गए तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है क्या, कि हमने सेक्टरल रेगुलेटर के कंप्लायंसेस पूरे किए। सिंपल है। अप्लाइंग द नेम रिजर्वेशन, देखो अगर आपको नाम अप्लाई करना है तो स्पाइस प्लस में कर लो, नाम चेंज करना है तो रिजर्व यूनिक नेम के फॉर्म में कर लो, ऑनलाइन होता है दोनों भी। नाम रिजर्व कितने दिन के लिए होता है, न्यू नेम 20 डेज, चेंज ऑफ नेम 60 डेज के लिए होता है। तो अगर आप चाहो तो 20 डेज के लिए एक्सटेंशन ले सकते हो सीधा 60 डेज का, मतलब जब आपसे नेम अप्रूव हुआ 20 डेज के लिए है ना, आप एक्सटेंशन ले सकते हो 60 डेज का बाय पेइंग 3000 रुपीज़, या फिर आप एक काम करो 20 डेज का एक्सटेंशन ले लो 40 डेज तक का बाय पेइंग 1000, या फिर फर्दर एक्सटेंशन भी ले सकते हो बाद में बाय पेइंग 2000, इट्स अप टू यू। सेकंड चीज़, आगे बढ़ते हैं। अगर मानो आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके नेम रिजर्व करने की कोशिश की है, बराबर, और अभी तक अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी। लेकिन अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो आपको बोलेंगे आप अपना नाम चेंज कर लो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। वैसे तो स्पेशल रिजोल्यूशन रखता है फॉर चेंज ऑफ नेम एंड सीजी का अप्रूवल, आपको ये दोनों भी नहीं चाहिए, जस्ट पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, चेंज योर नेम। इफ यू आर नॉट चेंजिंग तो स्ट्राइक ऑफ कर देगी या फिर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर देगा आरओसी आपके अगेंस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन क्लास में तो स्टेट का नाम आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आपका मेन ऑब्जेक्ट आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, इसको अलग से कवर कर लेंगे, बहुत इजी है। कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके कोई कार्य नहीं कर सकती है, वो उसका अगर कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है तो दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसके अंदर नेम ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, ये क्लॉज जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता है। और उसके बाद में मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम दिए है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रख दिए मेमोरेंडम और आर्टिकल के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके अंदर हर वो मैटर आएगा जो मॉडल आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, या इसके अलावा आप इसके अंदर एडिशनल मैटर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर एंट्रिचमेंट, ये क्या बोलता है, अगर आपको आर्टिकल को चेंज करना है यू नीड स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन हाँ, आर्टिकल के कुछ रेगुलेशन को चेंज करने के लिए अगर आप बोलोगे स्पेशल रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा,
हमको तो और स्ट्रिक्ट बनाना है इसको, मतलब 90% मेंबर का कंसेंट चाहिए, या क्या बोल सकते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन चलेगा लेकिन मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर उसको अप्रूव करने चाहिए, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। चलता है, चलेगा। कैसे, कब कर सकते हो? एक तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर दो, या फिर बाद में अमेंडमेंट कर दो अपने आर्टिकल के अंदर। अगर आप अमेंड कर रहे होगे, तो अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, और प्राइवेट कंपनी तो ऑल मेंबर का कंसेंट ले लो, ठीक है। इसके बाद में इसका इन्फॉर्मेशन आप आरओसी को फाइल कर देना, ठीक है। आरओसी इसका नोट कर लेगा। मॉडल फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल क्या है वो बताया हुआ है, ठीक है। कंपनी आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहे तो सारे के सारे मॉडल फॉर्म रेगुलेशन को एक्सेप्ट करो, या फिर उसको मॉडिफाई करो, बराबर, या फिर आप उसको एक्सक्लूड करो और अपने खुद के नए रेगुलेशन बनाओ, ठीक है। ये बारे में बताया है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, कि आउटसाइडर प्रिज्यूम कर सकते, देखो आउटसाइडर को नॉलेज होना चाहिए आपके मेमोरेंडम आर्टिकल के बारे में, बट वो भी प्रिज्यूम कर सकता है कि आपके इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है ना वो सही से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है जहाँ पे आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। कब? अगर आपको इरेगुलरिटी पता होगी कंपनी के बारे में, वो वाला बात जो डायरेक्टर ने 3500 का पाउंड का लोन दिया था, किसको? कंपनी को। निग्लिजेंस, अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी जो है वो जाके कंपनी की प्रॉपर्टी चेंज सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है अपना खुद का, कि अकाउंटेंट आपको इतना पावर नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इंक्वायरी आपने करनी चाहिए थी, आप नहीं कर रहे हो तो आपका गलती। या फॉर्जरी, फॉर्जरी में एक बात याद रखना है, इट इज़ नॉट अ डिफेक्ट इन द कंसेंट। फॉर्जरी कर रहे हो मतलब देयर इज अब्सेंट ऑफ कंसेंट, आपकी सिग्नेचर मैंने फोर्ज कर दी, तो यहाँ पे ये नहीं कि आपकी कंसेंट मैंने जोर जबरदस्ती ली है, अरे आपकी कंसेंट ही नहीं, तो इसका इफेक्ट होता है नल एंड वॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका मेमोरेंडम है, जो आपका आर्टिकल है, ये कभी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा जब तक कंपनी एक्ट खुद इनको इनेबल नहीं करता है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, कि मेमोरेंडम आर्टिकल एक बार रजिस्टर हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? कंपनी के बीच में और मेंबर के बीच में, और जैसे कि उन्होंने रिस्पेक्टिवली इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है, तो दे आर बाउंड बाय द कंडीशन जो मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर लिखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइक कंपनी एंड मेंबर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बराबर है। कंपनी मेंबर को बोल सकती है कि तू मेमोरेंडम के खिलाफ मत जा, आर्टिकल के खिलाफ मत जा, ठीक है। वी हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल। और मेंबर भी कंपनी को बोल सकता है, बट दे आर बाउंड बाय ईच अदर। वन मेंबर इज नॉट बाउंड बाय अनदर मेंबर एंड कंपनी इज नॉट बाउंड बाय आउटसाइडर। इसके ऊपर भी एग्जाम में मस्त केस स्टडी आता है, ध्यान देना। सेकंड चीज, एनी मनी ड्यू फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू मेंबर मेमोरेंडम और मेंबर इज अ डेब ड्यू टू कंपनी, कंपनी उसको रिकवर कर सकते हैं, लाइक कॉल इन एरियस वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग हमारे आर्टिकल को चेंज, मेमोरेंडम को चेंज कैसे करें? जब भी आपको मेमोरेंडम को चेंज करना है, सबसे पहले तो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 13 करना है, और इसका फाइलिंग आरओसी को देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मानो से फॉर एग्जांपल नाम चेंज करना है, यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, देन यू नीड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए जब जस्ट एडिशन डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट है, मतलब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे वाले केस में सिर्फ प्राइवेट वर्ड चेंज हो रहा है, आपका नेम सिम है, तो उसमें आपको सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात आप आरओसी को बताओ कि आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और जिस दिन उसने आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया उस दिन से आपका नाम चेंज माना जाएगा, ठीक है। आपको अपना नाम चेंज करना अलाउ नहीं है अगर आपकी कंपनी डिफॉल्टिंग है, मतलब एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने डिफॉल्ट किया है, या डिपॉजिट और डिबेंचर का आपने डिफॉल्ट किया हुआ है। आगे, सर रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है। अब देखो, रजिस्टर ऑफिस कब चेंज होगा, क्योंकि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो स्टेट का नाम है, बराबर। तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो ऐसे केस में आपका मेमोरेंडम चेंज होगा। उसका प्रोसीजर क्या है, यू नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, यू नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तभी अप्रूवल देगा जब उनको वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्या, कि आपने कंसेंट ली है सारे क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर की, या आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है उनके डेप्ट रिपेमेंट के लिए, या आपने एडुकेट सिक्योरिटी उनको दे के रखी है उनकी डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो ऑर्डर है वो कितने दिन के अंदर देना है, 60 डेज के अंदर दे देना है। अगर हियरिंग ऑब्जेक्शन आता है तो, सेकंड चीज, अगर हियरिंग ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 15 दिन के अंदर देना है, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, यहाँ से जैसे ही आपको पता चल गया कि भाई साहब, और जो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आ गया, वो आपको आगे किसको बताना है, आरओसी को बताना है, सीधी फाइलिंग विद आरओसी, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे, जो ऑर्डर ऑफ द फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ आरओसी कितने दिन के अंदर करना है,
विद इन नेक्स्ट 30 डे। और आगे आपको क्या बोल सकते हैं, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा किससे, आपके आरओसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मानो आपको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो जनरली आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आरओसी को फाइलिंग करना है। लेकिन मानो आपकी कंपनी ने पैसा लिया था पब्लिक से किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और वो पैसा अभी भी क्या है, अनयूटिलाइज है, तो फिर पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, बराबर। सेकंड चीज़ आपको क्या बोला है कि सर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है, वेबसाइट पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में डालना है, और इसका जस्टिफिकेशन देना है। और जो भी आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, कौन, प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, और इसका फाइलिंग किसको करोगे, आरओसी को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अगर आप ये सब कुछ हो गया, ये समरी है, ये देख लेना, बहुत ही ईजी तरीके से आपको सारी बातें यहाँ पे बताई है। ठीक है, अल्टरेशन करना है आर्टिकल का, कैसे करोगे, पास स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद में आप एक तो इट इंक्लूड प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना, और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना। अगर प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस वो हटाने पड़ेंगे। द मोमेंट नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, द मोमेंट आपने अपने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हटा दिए, आप सीज टू बी प्राइवेट कंपनी, आप फिर से आप प्राइवेट कंपनी नहीं रहे। और पब्लिक टू प्राइवेट जाना है, अब ये गलत काम होने जैसा लगता है, तो फिर इसलिए आपको अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, आरओसी के साथ में फाइलिंग करोगे नेक्स्ट 15 डेज में, अल्टर कॉपी ऑफ योर आर्टिकल। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि नॉर्मल 30 डे होता है, यहाँ पे 15 डेज है। और फिर इसके बाद में क्या बोलेंगे, आरओसी उसको नोट कर लेगा। फर्निश ऑफ डॉक्यूमेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि कोई मेंबर अगर मेमोरेंडम आर्टिकल को एग्रीमेंट या रिजोल्यूशन कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, कंपनी ने उसको फर्निश करना चाहिए विद इन 7 डेज, अदरवाइज कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल हो जाएंगे। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, पहले क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका रजिस्टर ऑफिस आपके बारे में आप बता सकते हो, बराबर। या फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज आपको अपना रजिस्टर ऑफिस के बारे में आरओसी को बताना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर INC 22। समझ में आया। तो बेसिक क्या बोलता है, रजिस्टर ऑफिस आपका विद इन 30 डे हो जाना चाहिए, और वो फिर आगे कंटिन्यू होना चाहिए। वेरिफिकेशन करना मतलब क्या होता है, सी वेरी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। क्या डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी कंपनी के नाम पे है प्रॉपर्टी, तो वो डीड, टाइटल डीड दे दो। रेंट पे लिए कंपनी के नाम पे तो एग्रीमेंट दे दो। और या फिर ये कुछ भी नहीं होगा तो जो ओनर है उसका एनओसी दे दो, और साथ ही साथ में यूटिलिटी बिल दे दो। लेबलिंग, कंपनी के ऑफिस के बाहर आप कंपनी का नाम, उसका एड्रेस लिखोगे। कंपनी के कॉमन सेल के ऊपर कंपनी का नाम लिखोगे। वेबसाइट और बिजनेस लेटर हेड के ऊपर आप कंपनी का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ लिखोगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कंपनी का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का नाम चेंज हुआ है तो पुराने आने वाले 2 साल तक आप कंपनी का पुराना नाम भी लिखोगे, फॉर्मली नोन एज बोल के। ओपीसी के नाम के अंदर ओपीसी आना चाहिए। अब नोटिस टू रजिस्ट्रार, ये देखो बीच में इन्होंने क्या किया, पहले रजिस्टर ऑफिस की बात की और बाद में लेबलिंग के बारे में, तो लेबलिंग को छोड़ो। अब जब भी आप रजिस्टर ऑफिस को चेंज करो 30 डेज के अंदर आपको किसको बताना है, आरओसी को बताना है। ठीक है, अगर आप सिटी टाउन विलेज के बाहर जा रहे हो तो फिर बोर्ड रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। और अगर मानो आप सिटी टाउन विलेज के बाहर जा रहे हो, सेम स्टेट में हो, लेकिन आपका आरओसी चेंज हो रहा है, तो आपको आरडी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आरडी का अप्रूवल, आरडी आपको 30 दिन में क्या दे देगा, अप्रूवल दे देगा। आपने आगे वो कंपनी को कितने दिन में फाइल करना है, आरओसी को 30 डेज में। यहाँ पे गलत लिखा है मॉड्यूल में 60 डेज बोल के, अमेंड हो चुका है। ठीक है, और आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दिया है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग क्या, आरओसी चाहे तो आपके रजिस्टर ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी ले सकता है, अगर उसको डाउट होता है कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और अगर एक्चुअली फैक्टफुल हो जाता है वो आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। सेक्शन 10 है क्या बोलता है, कंपनी ना ही आप किसी से पैसा बोरो करोगे, ना ही आप अपना बिजनेस शुरू करोगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब तक 2 काम नहीं हो जाते। एक तो वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस जो हम लोग पढ़ के आए विद इन 30 डेज INC 22 में, या फिर डिक्लेरेशन देना चाहिए आपके डायरेक्टर ने कि हमारे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ने पैसा पे कर दिया है, और कितने दिन के अंदर, विद इन 180 डेज के अंदर। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन वेरीफाइड करेगा एक तो CA में जो प्रैक्टिस के अंदर है, बराबर। और अगर कोई सेक्टरल रेगुलेटर का आपको अप्रूवल चाहिए होगा तो वो अप्रूवल भी आपने लेके इसके साथ में अटैच कर देना है कि अगर मानो अगर आपने ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया विद इन 180 डेज, बराबर, आपकी कंपनी को आरओसी के पास पावर है कि वो स्ट्राइक ऑफ भी करा सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, अब देखो आपने कंपनी को क्या दिया, नेम दिया, आरओसी ने वो नाम ऑलरेडी क्या था, किसी और के नाम से ट्रेडमार्क था,
आरओसी ने रजिस्टर भी कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई। यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, यहाँ पे गलती आरओसी की है, ठीक है। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप अपना नाम क्या कर लो, चेंज कर लो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द नेक्स्ट 3 मंथ। अगर आप अपना नाम चेंज नहीं कर रहे हो, बराबर, तो फिर आपका नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका नाम ऑटोमेटिकली अल्टर हो जाएगा और आपको नया नाम अलोकेट हो जाएगा। दैट इज ORNDC, मतलब ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइंट, ORDNC सॉरी, प्लस ईयर ऑफ पासिंग ऑर्डर, प्लस सीरियल नंबर ऑफ एप्लीकेशन और प्लस सीन नंबर, ये आपको नया नाम मिल जाएगा। और इसके बाद में आप चाहो तो फिर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो सेक्शन 13 की कंडीशन को कंप्लाई करके। कन्वर्जन ऑफ कंपनी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कैसे जाओगे, सीधी सी बात है, आप अपना मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर लो, है ना, नाम वाम सब कुछ चेंज होगा, आर्टिकल के अंदर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होगी तो चेंज हो गया। इसका फाइलिंग किसको कर लो, आरओसी को कर लो, आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। आपका स्टेटस चेंज हो गया कंपनी, लेकिन आपकी डेट लायबिलिटी चेंज नहीं होती है। सेक्शन 90 क्या बोलती है कि सब्सिडरी कंपनी ना ही तू होल्डिंग कंपनी में अपने शेयर, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है, ना ही होल्डिंग कंपनी अपने शेयर अलॉट कर सकती है या ट्रांसफर कर सकती है, किसको, सब्सिडी कंपनी। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, या फिर आ जाता है आपका आप सपोज होल्डिंग कंपनी के मेंबर के क्या हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका डेथ हो गया तो शेयर आपके पास आ गया, ठीक है। या फिर आप ट्रस्टी हो, होल्डिंग कंपनी ने आपने शेयर आपको दिया है इन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रस्ट, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो किसी और के बेनिफिट के लिए, बराबर। इन दोनों केस में आपके पास वोटिंग पावर होता है। या सब्सिडी कंपनी सब्सिडी बनने के पहले से शेयर होल्ड करती है होल्डिंग में, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इसके ऊपर आपका वोटिंग राइट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आगे बढ़ते सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कंपनी को या ऑफिसर ऑफ कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना होगा तो कहाँ पे करोगे, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे। कैसे, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, या लिविंग एट रजिस्टर ऑफिस, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो ई फॉर्म होगा तो ई फॉर्म में कर दो, या फिर आप आरओसी या मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरी एट एड्रेस ऑफ द मेंबर, या फिर एट द रजिस्टर ऑफिस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकते हो। मेंबर अगर कोई स्पेसिफिक मोड के लिए रिक्वेस्ट करे तो आपको उस मोड में करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेंबर तेरे को एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। नोटिस अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो और वो नोटिस जनरल मीटिंग का होगा, ठीक है, तो कभी वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद पहुंचेगा। हम लोग मानेंगे जैसे कि 48 आवर्स के बाद में मेंबर को मिल गया, नो मैटर उसको कब मिल रहा है। और एनी अदर केस में ऑर्डिनरी पोस्ट जितना टाइम ले रहा है उतने टाइम के बाद में मिला, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। ये था आपका सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निधि कंपनी का स्पेशल रूल है कि निधि कंपनी हर एक मेंबर को नोटिस नहीं देती है, ठीक है। वो सिर्फ उस व्यक्ति को नोटिस देती है जिसके पास 1000 रुपये से ज़्यादा पेड अप शेयर फेस वैल्यू का पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर जिसके पास 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, सिर्फ उन्हीं को इंडिविजुअल नोटिस मिलेगा। बाकी लोगों के लिए एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, आप लोग उसके हिसाब से अपना काम चला लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 21 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 21, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी का तो वो कौन साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, एक तो मैनेजर पर्सन या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको ऑथोराइज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। सेक्शन नंबर 22 बोलता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, बराबर, इसको कौन साइन करेगा। तो बोले सिंपल सी बात है यार, एक तो कंपनी का कॉमन सील होगा तो कॉमन सील के अंदर कोई भी व्यक्ति को आप ऑथोराइज करो तो वो साइन करेगा। कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर, और कंपनी में सीएस होगा तो सीएस और एक डायरेक्टर करेगा। और इसका इफेक्ट क्या है, वो कंपनी को बाउंड कर देगा। अब सुनो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया इन द स्पैन ऑफ 33 मिनट, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेरे डिटेल रिवीजन लेक्चर है ना, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करने के लिए। आप खुद पढ़ो एक एक प्रोविजन को, और उसके बाद में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन आंसर वो जो दिए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इसको गो थ्रू कर लो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।